नमस्कार, मैं डॉक्टर सरिता उपाध्याय SNDT वुमेन्स यूनिवर्सिटी चर्चगेट में विजिटिंग फैकल्टी के तौर पर हिंदी डिपार्टमेंट में पढ़ाती हूँ। मेरा विषय है भाषा। अब हम आते हैं इकाई 2। भाषा की इकाई 2 है। इसके अंतर्गत 4 मुद्दे हैं। इन चारों मुद्दों में पहला मुद्दा है भाषा और व्याकरण, दूसरा है भाषा का ज्ञान विज्ञान की अन्य शाखाओं से संबंध, तीसरा है भाषा और बोली में अंतर, चौथा है भाषा और साहित्य में अंतः संबंध। इस इकाई का उद्देश्य है भाषा और व्याकरण के महत्व को दर्शाना, भाषा का ज्ञान विज्ञान की विविध शाखाओं के संबंध से छात्राओं को अवगत कराना, भाषा और बोली के अंतर को समझाना, छात्राओं को भाषा और साहित्य किस तरह से एक दूसरे के पूरक हैं इसकी जानकारी देना। पहले आते हैं हम भाषा और व्याकरण, जो हमारी पहली इकाई है। व्याकरण शब्द का अर्थ है टुकड़े टुकड़े करना, अर्थात टुकड़े टुकड़े करके उसका ठीक स्वरूप दिखाना। भाषा का यह शब्द का भर्तृहरि के अनुसार साधुत्व ज्ञान विषया तैषा व्याकरण स्मृति ही, यह शुद्ध अशुद्ध प्रयोग का ज्ञान कराता है। कौन? व्याकरण। इस प्रकार किसी भाषा के सम्यक ज्ञान के लिए व्याकरण सीखा जाता है। अगर हमें व्याकरण नहीं आएगा तो हम किसी भाषा को भी सीख नहीं सकते। व्याकरण मूल रूप से किसी भाषा के तात्कालिक स्वरूप और नियमों से संबंधित होता है। यह केवल भाषा संबंधी क्या का उत्तर देता है, क्यों का नहीं। पहले लोग भाषा और व्याकरण में अंतर ज्यादा नहीं माना करते थे, इसीलिए भाषा विज्ञान को तुलनात्मक व्याकरण भी कहा गया था। किंतु इन दोनों में वास्तव में पर्याप्त भेद है और मूल रूप से व्याकरण शास्त्र है तथा भाषा विज्ञान। व्याकरण की शिक्षा लोगों को आदर्श प्रयोग पर चलने को प्रेरित करती है। जिन लोगों को व्याकरण का ज्ञान नहीं रहता वे अशुद्धियां अधिक करते हैं, शब्दों की अशुद्धियां या फिर वाक्यों की अशुद्धियां। भाषा और व्याकरण दोनों का ही संबंध भाषा अध्ययन से है। व्याकरण का कार्य प्रधान रूप से भाषा में पाए जाने वाले शब्दों के रूपों का निर्धारण करना है और उसे स्थिरता अथवा मानकीकरण प्रदान करना है। व्याकरण ही भाषा में होने वाले परिवर्तनों को रोककर उसे मानक रूप प्रदान करता है। व्याकरण एक प्रकार से भाषा का संविधान है। भाषा के नियमों की पहचान में व्याकरण ही सहायता करता है। शब्दों को अनुशासित करने की वजह से ही व्याकरण को शब्दानुशासन कहते हैं। स्वेट ने इन्हीं गुणों के कारण व्याकरण को भाषा की कला और विज्ञान दोनों कहा है। प्रत्येक भाषा का व्याकरण अलग होता है। किसी भाषा को जानना अर्थात उस भाषा के व्याकरणिक रूपों से परिचित रहना है। अपनी भाषा तो हम बिना व्याकरण बोध के भी सीख जाते हैं, किंतु दूसरी भाषाओं को सीखने के लिए व्याकरण का ज्ञान होना अति आवश्यक है। व्याकरण का क्षेत्र अपेक्षाकृत सीमित है, किंतु भाषा विज्ञान का कार्य एक भाषा तक सीमित नहीं है। वह अधिक से अधिक भाषाओं के व्याकरणों से परिचय प्राप्त करता है और परिचय प्राप्त करने के पश्चात संबंधित भाषाओं के स्वरूप को पहचानने का प्रयत्न करता है। इस तरह हम देखते हैं कि भाषा विज्ञान व्याकरणों का भी व्याकरण है। वर्णन प्रधान होने की वजह से व्याकरण सीधे किसी भाषा के नियम तथा रूप आदि को सामने प्रस्तुत कर देता है और उसका ध्यान कारण पर नहीं अपितु भाषा के व्यावहारिक पक्ष पर केंद्रित रहता है। लेकिन भाषा विज्ञान विवेचन और शोध प्रदान होने के कारण उसका ध्यान रूप आदि के पूर्ण विवेचन, कारण तथा इतिहास पर जाता है। जैसे
व्याकरण में हिंदी में जाना क्रिया का सामान्य रूप है गया। यह व्याकरण बता देगा कि जाना का सामान्य भूत गया है, लेकिन भाषा विज्ञान यह सीधे कहने की बजाय उसका विश्लेषण करेगा, ऐसा होने के पीछे का कारण ढूंढेगा और बताएगा कि हिंदी की जा क्रिया से मूलतः गया का संबंध ही नहीं है, वह संस्कृत धातु गम के रूप गतः का विकसित रूप है, जबकि जा का संबंध धातु या से है। कोई भाषा कितनी समर्थ है और अपने आप में कितनी परिपूर्ण है, इसका निर्णय व्याकरण ही कर देता है। एक प्रकार से व्याकरण भाषा विज्ञान का अनुगामी है, जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि व्याकरण अप्रगतिवादी है या पुरातनवादी है, जबकि भाषा विज्ञान उसकी तुलना में प्रगतिवादी या नवीनतावादी है। आधुनिक मतानुसार व्याकरण के प्रमुख विवेच्य विषय हैं भाषा की रूप रचना और वाक्य गठन। इनके आधार पर व्याकरण का विवेचन किया जाता है, किंतु भाषा विज्ञान का विवेच्य विषय है ध्वनि, अर्थ, शब्द समूह और लिपि। ये इन सब की विवेचना प्रस्तुत करता है। व्याकरण के बल पर भाषा को निरंतरता प्राप्त होती है और वह लोक में व्यावहारिक दृष्टि से प्रचलित रहे या न रहे, उसका स्वरूप निरंतर बना रहता है। अब हम आते हैं दूसरे मुद्दे पर, जो है भाषा का ज्ञान विज्ञान की अन्य शाखाओं से संबंध। हम सब जानते हैं कि भाषा विज्ञान का जो विषय क्षेत्र है वह अत्यधिक व्यापक है। इसमें केवल एक ही भाषा का नहीं, बल्कि विश्व की समस्त भाषाओं का अध्ययन एवं वर्गीकरण किया गया है। इसमें सिर्फ भाषा के शिष्ट एवं साहित्यिक रूप का ही नहीं, वरन उसके अशिष्ट लोक व्यवहार में लाने वाले रूप का तथा बोलियों और जनभाषा का अध्ययन भी किया गया है। इसमें भाषा के अतीत व वर्तमान का भी अध्ययन तथा भाषा विज्ञान के अनेक ज्ञान की शाखाओं से उसके घनिष्ठ संबंध को भी, जिसमें विशेष रूप से व्याकरण, साहित्य, मनोविज्ञान, इतिहास, समाजशास्त्र, शरीर विज्ञान, राजनीति आदि को बखूबी दर्शाया गया है। ज्ञान के इस अखंड और अनंत स्वरूप का विभाजन व्यावहारिक रूप से तो किया जा सकता है, लेकिन तात्विक दृष्टि से नहीं, क्योंकि व्यावहारिक दृष्टि से ही उसके भेद को स्वीकार करना अधिक सुविधाजनक है। इन ज्ञान विज्ञान एवं शास्त्रों में कुछ एक दूसरे से जुड़े अथवा अन्योन्याश्रित होते हैं, जैसे इतिहास, राजनीति, अर्थशास्त्र आदि ज्ञान की ऐसी शाखाएं हैं जो एक दूसरे की पूरक प्रतीत होती हैं, क्योंकि एक के बिना दूसरे का ज्ञान अधूरा दिखाई देता है। तो कुछ ऐसे भी हैं जिनका किसी शास्त्र से कोई संबंध दिखाई नहीं देता। उदाहरण के तौर पर रसायन पढ़ने से काव्य शास्त्र के ज्ञान के बारे में तथा अर्थशास्त्र के ज्ञान से भौतिकी के ज्ञान में व वनस्पति शास्त्र का अध्ययन कर लेने से भाषा विज्ञान का अध्ययन नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये विषय एक दूसरे से निरपेक्ष तथा असंबद्ध हैं। भाषा विज्ञान एक ऐसा विषय है जो दूसरे विषयों पर प्रकाश डालने के साथ उनसे स्वयं प्रकाश ग्रहण करता है। इस दृष्टि से देखें तो भाषा विज्ञान का भी अन्य विषयों के साथ संबंध स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, जिनका ज्ञान भाषा विज्ञान के लिए अति आवश्यक है। इस प्रकार हम भाषा विज्ञान के साथ अन्य शाखाओं के साथ उनके संबंध को इसी प्रकार निरूपित कर सकते हैं।
इसके अंतर्गत पहला मुद्दा है भाषा विज्ञान का व्याकरण से संबंध। भाषा विज्ञान और व्याकरण दोनों ही भाषा का अध्ययन करते हैं, अतः भाषा विज्ञान का संबंध व्याकरण से ही सबसे ज्यादा पड़ता है। यह संबंध एक दूसरे के इतना निकट है कि कभी कभी तो यह एक दूसरे की सीमा में चला जाता है और कभी कभी यह निश्चित करना भी कठिन हो जाता है कि अमुक अध्ययन भाषा वैज्ञानिक है या व्याकरणिक है। व्याकरण शास्त्र है जिसमें बल दिया जाता है कि अमुक रूप शुद्ध है और इसी मापदंड के आधार पर इसका प्रयोग भाषा में होना चाहिए। राजमल बोरा के अनुसार भाषा विज्ञान का कार्य किसी एक भाषा के अध्ययन तक सीमित नहीं है। इस नाते भाषा विज्ञान का कार्य एक भाषा के व्याकरण तक सीमित नहीं है। वह अधिक से अधिक भाषाओं के व्याकरणों से परिचय प्राप्त कर संबंधित भाषाओं के स्वरूप को पहचानने का प्रयत्न करता है। इस तरह भाषा विज्ञान व्याकरणों का भी व्याकरण है। व्याकरण ज्ञान से भाषा का रचनात्मक स्वरूप उजागर होता है। इससे अलग अलग भाषाओं को समझाने में मदद मिलती है और उनकी तुलना भी की जा सकती है। दूसरा संबंध है भाषा विज्ञान और साहित्य के बीच का। साहित्य एक अर्थ में भाषा की अर्जित संपत्ति है। भाषा विज्ञान साहित्य की इसी संपत्ति का उपयोग करता है। साहित्य की जो परंपरा हमें लिखित रूप में प्राप्त है, उसे लिखने में जिन भाषाओं का उपयोग किया गया है वे भाषाएं प्रतिष्ठित मानी गई हैं। उदाहरण के तौर पर हम तुलसीदास के रामचरितमानस को ले सकते हैं, जायसी के पद्मावत को ले सकते हैं। इनकी वजह से अवधी की जो बोली है वो प्रतिष्ठित बोली मानी गई है, भाषा के तौर पर उसे देखा जाने लगा है। अगला संबंध है भाषा विज्ञान और मनोविज्ञान का। भाषा विज्ञान और मनोविज्ञान में बहुत गहरा संबंध है, क्योंकि भाषा का संबंध भावों और विचारों से है और व्यक्ति पर्यावरण अथवा परिस्थितियों से प्रभावित होता है। इन प्रभावों की प्रतिक्रिया मानसिक, शारीरिक तथा वाचिक रूप में होती है। जैसे अगर मैं कहूं कि आप कितने सुंदर हैं, यह सुनकर आपका मन प्रसन्न हो उठता है, लेकिन अगर मैं कहूं कि आप कितने मूर्ख हैं, यह सुनकर आपको बुरा लगेगा और क्रोध भी आएगा। इन शब्दों का आपके मन पर अनुकूल अथवा प्रतिकूल व्याख्या ही मनोविज्ञान करता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भाषा की आंतरिक गुत्थियों को सुलझाने का काम भाषा विज्ञान करता है। राजमल बोरा के अनुसार भाषा विज्ञान की स्वतंत्र शाखा अर्थ विज्ञान है और अर्थ विज्ञान को समझने के लिए मनोविज्ञान सहायक है। मनुष्य के सारे प्रयोजन और व्यक्ति की समस्त आकांक्षाएं भाषा में उजागर होती हैं। व्यक्ति चिंतन, व्यक्ति का मानसिक स्वरूप, व्यक्ति का साधारण और असाधारण व्यक्तित्व भाषा में मुखरित होता है। मनोविज्ञान की सहायता से भाषा के आंतरिक स्वरूप का विश्लेषण किया जा सकता है। अगला संबंध है भाषा विज्ञान व शरीर का, अर्थात भाषा विज्ञान व शरीर विज्ञान का संबंध। ध्वनियों के उच्चारण और श्रवण की प्रक्रिया को ठीक से समझने के लिए हमारे शरीर में ध्वनि यंत्र मौजूद हैं। इसका स्वरूप शरीर विज्ञान बताता है। इनमें नासिका, मुख विवर, नासिका विवर, तालु, होस्ट, जिह्वा, कंठ, श्वास नलिका, स्वर तंत्रियां, काकल, अभिकाकल आदि के बारे में हम शरीर विज्ञान के माध्यम से परिचित होते हैं और यह शरीर विज्ञान हमें भाषा के माध्यम से ही लिखित रूप में प्राप्त होता है। अगला है भाषा विज्ञान व भूगोल का संबंध। प्रत्येक भाषा की अपनी भौगोलिक सीमाएं होती हैं, लेकिन बोलियों की सीमाएं व्यावहारिक रूप से पहचानना कठिन है। उन बोलियों की जो भौगोलिक सीमाओं के अंतर्गत आती हैं, क्योंकि ये सीमा रेखाएं
एक दूसरे को काटती रहती हैं। भूगोल का सबसे अधिक प्रभाव उच्चारण पर पड़ता है और उच्चारणों के कारण ही बोली भेद और इसी तरह से भाषा भेद भी होने लगते हैं। भूगोल देशों का, नगरों का, नदियों का तथा प्रांतों आदि के नामों के रूप में भी भाषा विज्ञान के अध्ययन में सहायता प्रदान करता है। जैसे भारत का नाम भारत क्यों पड़ा, तो हम इतिहास को टटोलते हैं तो पता चलता है कि भरत नाम के राजा के नाम पर भारत देश का नाम भारत पड़ा। वैसे ही हम नदियों में गंगा की बात करें तो गंगा को भागीरथी नदी क्यों कहा गया, तो इतिहास टटोलने पे हमें पता चलता है कि गंगा नदी को पृथ्वी पर लाने वाले भगीरथ थे और उन्हीं के नाम पे इन्हें भागीरथी कहा गया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इनके नामों के रूप में भी भाषा विज्ञान के अध्ययन में सहायता प्रदान करता है भूगोल। संस्कृत में कश्मीर का अर्थ केसर क्यों है तथा उष्ट्र का अर्थ भैंसा से ऊंट कैसे हुआ, इस तरह के मनोरंजन से भरपूर समस्याओं पर विचार करने में भूगोल सहायता प्रदान करता है। अगला संबंध है भाषा विज्ञान व इतिहास का संबंध। प्रत्येक वस्तु, शब्द, भाषा तथा अन्य विषयों का अपना इतिहास होता है जिसे हम पढ़ते हैं और जानते हैं। इसी तरह राजनीतिक पृष्ठभूमि पर जब हम देखते हैं तो देश की स्वतंत्रता, परतंत्रता, इसके परिणाम स्वरूप अंग्रेजी, पुर्तगाली, तुर्की, फारसी, अरबी आदि शब्दों के हिंदी में आ जाने का इतिहास पता चलता है। इसी तरह भारत में हिंदी उर्दू समस्या धर्म या सांप्रदायिकता की देन है, जिसे धार्मिक इतिहास के परिप्रेक्ष्य में देखा जा सकता है। जब हम भक्ति आंदोलन की तरफ दृष्टिपात करते हैं तो हमें पता चलता है कि उस समय की परिस्थितियां जो थी, राजनीतिक परिस्थितियां, सामाजिक परिस्थितियां और धार्मिक परिस्थितियां, तब हमें ये ज्ञात होता है कि किस तरह से इतिहास जो है वो भाषा विज्ञान से संबंधित है। एक ओर सामाजिक व्यवस्था तथा परंपराओं का भाषा पर प्रभाव पड़ता है और दूसरी ओर भाषा से भी सामाजिक इतिहास पर भी प्रभाव पड़ता है। इस तरह भाषा विज्ञान तथा इतिहास भी एक दूसरे के सहायक हैं। अगला संबंध है भाषा विज्ञान व भौतिक शास्त्र के बीच का। भाषा के प्रेक्षण पक्ष का सम्यक ज्ञान प्राप्त करने के लिए भौतिक शास्त्र का ज्ञान अनिवार्य हो जाता है। उसके अभाव में हम ध्वनि के संचरण पर आश्चर्य कर सकते हैं पर समाधान नहीं कर सकते। ध्वनि या प्रकाश के संचरण का जो सिद्धांत है वो भौतिकी द्वारा निर्धारित होता है। ध्वनि क्या है, सामान्य और भाषा ध्वनि में क्या अंतर है, ध्वनि की यात्रा कैसे और क्यों होती है, ध्वनि के लक्षण व गुणधर्म क्या हैं तथा ध्वनि की पहचान के लिए उपकरणों का उपयोग कैसे करना चाहिए आदि बातों का ज्ञान भौतिक विज्ञान से जुड़ा हुआ है और ये भाषा के रूप में, भाषा की अर्जित संपत्ति के रूप में भौतिक विज्ञान से हमें प्राप्त होता है। अगला संबंध है भाषा विज्ञान व तर्क शास्त्र का संबंध। हम सभी जानते हैं कि भाषा विज्ञान वर्णनात्मक विषय न होकर व्याख्या प्रधान विषय है और व्याख्या में बिना तर्क के काम नहीं चल सकता। इसी तरह तर्क भी भाषा के सहारे ही चलता है। अगला है भाषा विज्ञान व मानव विज्ञान का संबंध। बनावट के अनुसार मानव जाति के भेद, उनका विस्तार, उनकी विशेषताएं आदि बातें मानव विज्ञान में निरूपित होती हैं। मनुष्य की आदिम अवस्था से लेकर अब तक की अवस्था के बारे में उसके रहन सहन, भाषा, कला आदि का उस पर पड़ने वाले प्रभाव की जानकारी हम मानव विज्ञान के जरिए पाते हैं। जैसे मनुष्य की आदिमानव अवस्था यानी मनुष्य आदिमानव था, उस समय उसके रहन सहन में, उसकी भाषा, उसकी कलाएं कौन सी थी, ये सारी जो बातें हैं और उस समय से लेकर अब तक
जो भी प्रभाव या परिवर्तन उनमें आए हैं, इन सब की जानकारी हम मानव विज्ञान के जरिए पाते हैं। इसी तरह मनुष्य के विकास में उसकी भाषा का भी महत्वपूर्ण योगदान है। इसके अलावा अंधविश्वास व सामाजिक मनोविज्ञान से संबद्ध बहुत सी गुत्थियां हैं जिनको सुलझाने के लिए भाषा का सहारा लेना पड़ता है। उदाहरण, द्रविड़ भाषाओं में पिल्ले या पिल्लई अच्छे शब्द हैं और इनका प्रयोग नामों में या जातियों के लिए किया जाता है, जाति नाम के लिए किया जाता है। पर हिंदी प्रदेश में पिल्ला कुत्ते के बच्चे को कहते हैं। अब आते हैं भाषा विज्ञान व दर्शन के बीच संबंध को देखने। भाषा विज्ञान व दर्शन किस तरह संबंधित है वो देखते हैं तो भाषा विज्ञान व दर्शन का घनिष्ठ संबंध हमें दिखाई देता है कब भाषा में जो प्राकथन होते हैं, स्थापनाएं होती हैं या विधान होता है, इन सब को प्रमाणित करने का काम दर्शन करता है। देवेंद्रनाथ शर्मा के अनुसार यूरोप में भाषा संबंधी जिज्ञासा का आरंभ दर्शन से ही हुआ। ग्रीस में सबसे पहले भाषा का विवेचन दार्शनिकों द्वारा किया गया। भारत में भी वैयाकरणों का स्फोटवाद आया, बौद्धों का अपोहवाद आया, नैयायिकों का जातिवाद, मीमांसकों का शब्द नित्यत्ववाद आदि सिद्धांत दर्शन पर ही आश्रित हैं। अब हम आते हैं अपने तीसरे मुद्दे पर, जिसके अंतर्गत हम भाषा और बोली में निहित अंतर को देखेंगे। भाषा और बोली में मोटे तौर पर विभाजक रेखा खींच पाना कठिन है, क्योंकि भाषा जब सीमित क्षेत्र में प्रयुक्त होने लगती है तो वही बोली बन जाती है, और बोली जब विस्तृत क्षेत्र में व्यवहृत होने लगती है तो भाषा कहलाने लगती है। मोटे तौर पर भाषा और बोली में निम्न अंतर देखा जा सकता है। भाषा एक बहुत बड़े भूभाग में बोली जाती है, अर्थात उसका क्षेत्र विस्तृत होता है, जबकि बोली का क्षेत्र अपेक्षाकृत सीमित होता है। एक भाषा के अंतर्गत कई बोलियां हो सकती हैं, किंतु एक बोली के अंतर्गत कई भाषाएं नहीं होती। उदाहरण के लिए हम देखें तो हिंदी भाषा है हमारी। हिंदी भाषा के अंतर्गत 18 बोलियां बोली जाती हैं, लेकिन बोली के अंतर्गत उपबोलियां हो सकती हैं। जैसे अवधी के अंतर्गत वैश्यवाणी एक उपबोली है। एक भाषा के बोलियों के बीच पारस्परिक बोधगम्यता होती है, अर्थात कि एक ही भाषा की बोलियां बोलने वाले लोग एक दूसरे की बोली को समझ लेते हैं, किंतु दो भाषाओं के बीच पारस्परिक बोधगम्यता नहीं होती। दो भाषाओं के बीच की बोली को वो समझ नहीं पाते। जैसे कन्नौजी बोलने वाला व्यक्ति अवधी को तथा अवधी बोलने वाला कन्नौजी को समझ सकता है, क्योंकि ये एक ही भाषा हिंदी की दो बोलियां हैं, किंतु हिंदी बोलने वाला तमिल को और तमिल बोलने वाला हिंदी को नहीं समझ सकता। भाषा का एक मानक रूप होता है। जैसे हिंदी भाषा है, उसका मानकीकरण किया गया है, उसका जो रूप है वो परिवर्तित नहीं हो सकता। मानकीकरण होने का मतलब यही होता है कि जो शब्द है उसका उसी रूप में प्रयोग होना, किंतु बोली का मानकीकरण नहीं होता, बोली परिवर्तित होती रहती है। भाषा का प्रयोग साहित्य, शिक्षा, शासन प्रशासन में होता है, जबकि बोली दैनिक बोलचाल में तथा लोक साहित्य में प्रयुक्त होती है। बोली का प्रयोग क्षेत्रीय लोगों के साथ बोलचाल के लिए भी किया जाता है, जबकि अपने क्षेत्र से बाहर के लोगों के साथ संपर्क के लिए भाषा का प्रयोग किया जाता है। प्रायः माना जाता है कि बोली का प्रयोग अशिक्षितों, ग्रामीणों द्वारा किया जाता है, जबकि भाषा का प्रयोग शिक्षितों द्वारा एवं नगर निवासियों द्वारा किया जाता है। भाषा से बोली बनती है, किंतु बोली से भाषा
कभी नहीं बनती। भाषा का प्रयोग शिक्षा एवं ज्ञान विज्ञान के क्षेत्रों में किया जाता है, क्योंकि ज्ञान विज्ञान के क्षेत्रों में पदार्पण करने वाले लोग भिन्न भिन्न जगहों से आते हैं। तो भाषा जिसको मानकीकरण रूप प्राप्त है तो उसे समझने में लोगों को आसानी होती है, और इसीलिए वे भाषा का प्रयोग शिक्षा एवं ज्ञान विज्ञान या फिर शासन प्रशासन के कार्यों में भी किया जाता है, जबकि बोली का नहीं। भाषा बोलने वालों की संख्या अधिक होती है, जबकि बोली बोलने वालों की संख्या असीमित है। हिंदी भाषा बोलने वालों की संख्या लगभग 60 करोड़ है, जबकि अवधी बोलने वालों की संख्या लगभग 2.5 करोड़ होगी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि भाषा और बोली में क्या अंतर है और ये किस तरह से एक दूसरे से अलग हैं। हमारा अंतिम मुद्दा है भाषा और साहित्य का अंतः संबंध। भाषा और साहित्य के अंतः संबंध पर अध्ययन करते हुए हम पाते हैं कि भाषा के माध्यम से किसी भी युग के साहित्य का अध्ययन किया जा सकता है। भाषा साहित्य की ही धरोहर है। मानव और मानव के बीच व्यवहार के लिए जिन ध्वनि संकेतों का प्रयोग किया जाता है और उनसे जो भाषाएं बनती हैं, उनका विवेचन भाषा विज्ञान में किया जाता है। इस दृष्टि से देखें तो भाषा विज्ञान का विशेष क्षेत्र विस्तृत है। इसमें एक भाषा का नहीं बल्कि विश्व की समस्त भाषाओं का अध्ययन और वर्गीकरण किया जाता है। भाषा के शिष्ट एवं साहित्यिक रूप का ही नहीं बल्कि अशिष्ट लोक व्यवहार में लाने वाले रूपों तथा बोलियों का भी अध्ययन किया जाता है। इसमें भाषा के अतीत एवं वर्तमान रूपों का भी अध्ययन किया जाता है। भाषा विज्ञान का संबंध साहित्य, व्याकरण, मनोविज्ञान, इतिहास, समाजशास्त्र, शरीर विज्ञान सभी से है। इसका अध्ययन हम पहले ही कर चुके हैं। भाषा और साहित्य का अटूट संबंध है। साहित्य एक अर्थ में भाषा की संपत्ति है। भाषा ने अपने ऐतिहासिक काल में जो कुछ भी अर्जित किया वह सब उस भाषा के साहित्य में सुरक्षित है। जैसे संस्कृत में लिखे गए वेद, पाली में लिखी गई रचनाएं या अपभ्रंश में लिखी गई रचनाएं या फिर उसके बाद जो भी रचनाएं की गई वो उस भाषा में सुरक्षित होने की वजह से ही हमें ये पता चलता है कि हमारी हिंदी से पहले भी भाषा के कितने रूप थे और भाषा कितने रूपों से परिवर्तित होती हुई हम तक आज इस रूप में पहुंची है। साहित्य किसी भी भाषा की धरोहर है जो अपने में भाषा की समृद्धि का एहसास देता है। भाषाओं का ऐतिहासिक परिचय ही नहीं बल्कि उनका ऐतिहासिक विकास समझने समझाने में साहित्य सहायक है। किस तरह से भाषाओं का अगर हम आदिकाल को पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि हिंदी भाषा का इतिहास क्या है और उस ऐतिहासिक विकास की जो प्रक्रिया है, किस तरह से हिंदी आज अपने मूल रूप में कहां से चलकर और आज इस रूप में आई है, ये समझाने में हमें साहित्य ही सहायता करता है। भाषा की मौखिक परंपरा तो चली आ रही थी किंतु उसके रूप बदल गए, परंतु आज साहित्य की परंपरा हमें लिखित रूप में प्राप्त है। जिन भाषाओं में साहित्य लिखा गया है वे भाषाएं प्रतिष्ठित मानी गई हैं। साहित्य के माध्यम से भाषा का कालक्रम बताया जा सकता है। साहित्य में ही हम उसके कालक्रमों को जान सकते हैं क्योंकि वो उसमें लिपिबद्ध रूप में हमारे सामने आ सकता है। जबकि मौखिक परंपरा होती, अगर मौखिक रूप में ही वो साहित्य रहता तो फिर हम नहीं जान पाते कि पाली का समय क्या था या प्राकृत का समय क्या था या फिर अपभ्रंश भाषा का काल कितने समय तक का था। साथ ही भाषा के विभिन्न भौगोलिक रूप भी किसी माध्यम से पहचाने जा सकते हैं कि किस क्षेत्र की भाषा है। ये सच है कि भाषा परंपरा से चली आ रही है। परंपरा से चली आने वाली भाषा का व्यवहारिक रूप बोली है।
यह बोली भी भाषा का जीवित रूप है। बोली ने अपने बहुत से रूप बदले हैं। बोली का जीवित रूप भौगोलिक क्षेत्र में मिलता है और इसी से भौगोलिक क्षेत्र की भाषा का अध्ययन हम कर पाते हैं। भाषा के अध्ययन के लिए सारी सामग्री साहित्य से लेता है, क्योंकि साहित्य में ही वो सारी बातें निहित होती हैं जो उसे भाषा विज्ञान, भाषा के अध्ययन के लिए उपयोगी होती हैं। यदि आज संस्कृत और ग्रीक साहित्य हमारे सामने न होता तो किस आधार पर भाषा विज्ञान यह जान पाता कि दोनों भाषाएं किसी एक ही मूल भाषा से निकली हैं। इसी प्रकार यदि आदिकाल से आधुनिक काल का हिंदी साहित्य हमारे सामने न होता तो भाषा विज्ञान हिंदी भाषा के ऐतिहासिक विकास का अध्ययन किस प्रकार करता। इसी प्रकार भाषा के तुलनात्मक और ऐतिहासिक दोनों अध्ययनों में भाषा विज्ञान को साहित्य की सहायता लेनी पड़ती है। क्यों, कब और कैसे भाषा के रूप बदले, इसका उत्तर साहित्य ही दे सकता है। कुछ नटखट बालकों के मुंह से निकली हुई कुछ पंक्तियां हैं। ओना मासी धम बाप पढ़े ना हम। बाप पढ़े ना हम का अर्थ तो हम समझ में आ जाता है कि ना बाप ने पढ़ाई की और ना हम पढ़ेंगे, लेकिन ओना मासी धम ये क्या है? ये सुनकर भाषा विज्ञान का भी कान खड़ा हो जाएगा कि आखिर ये है क्या। तो प्राचीन साहित्य का अध्ययन करना पड़ता है हमें कि ओना मासी धम क्या है, और इसी अध्ययन से हमें यह पता चलता है कि यह साप्तायन के प्रथम सूत्र ओम नमः सिद्धम का ही बिगड़ा हुआ रूप है। दूसरी ओर साहित्य भी भाषा से कम सहायता नहीं लेता। भाषा उसके लिए कठिन अर्थों एवं विचित्र प्रयोगों और उच्चारण संबंधी समस्याओं का हल करती है। किसी भी भाषा के विकास का मेरुदंड उसका साहित्य ही होता है। जिस भाषा का साहित्य जितना समृद्ध और स्तरीय होगा, वह भाषा भी उतनी ही व्यापक और विकसित होगी। साहित्य में भाषाओं के स्थायी रूप संचित रहते हैं और साहित्य का अध्ययन किए बिना किसी भाषा के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान नहीं होता। इतना ही नहीं, साहित्य से आज भाषा विज्ञान को यह ज्ञान हुआ है कि किस तरह अपभ्रंश भाषा के उपरांत हिंदी के प्राचीन रूपों का विकास हुआ। खड़ी बोली, ब्रज, अवधी, भोजपुरी, बघेली, बांगरू आदि बोलियों का विकास हुआ, क्योंकि इन सभी बोलियों में आज साहित्य उपलब्ध है, इसीलिए हम इनका अध्ययन कर पाए। सच पूछा जाए तो साहित्य ने भाषा विज्ञान को जन्म दिया है। साहित्य के द्वारा ही भाषा की विभिन्न बोलियों का अध्ययन संभव हो पाता है। तो इस तरह हम देखते हैं कि भाषा और साहित्य का एक दूसरे से अटूट संबंध है।